ठीक है। तो अब तक हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या है, स्टैटिक चार्ज क्या होता है, चार्ज के फ्लो करने से ही करंट बनता है और करंट फ्लो करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट बोलते हैं। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, वोल्टेज की यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है। वोल्टेज को हम डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो उसको हम जूल पर कूलम भी बोलते हैं। इसके बेस हमने कल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए थे। इसके बाद हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? V इज इक्वल टू आई आर, और V इज इक्वल टू आई आर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल किए थे हमने। फिर हमने रेजिस्टेंस को समझा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, कितना हिंड्रेंस ऑफर करता है वो मटेरियल करंट के फ्लो के लिए, तो वो उसका रेजिस्टेंस है। तो मोस्ट केसेस में हमें रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है जब हमें कंडक्टर को एज ए ट्रांसमिशन के लिए, क्या कर रहे हो बच्चे, पावर ट्रांसमिशन के लिए जब हम कंडक्टर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहां हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि वहां रेजिस्टेंस जितना मिनिमम हो उतना हमारे लिए बेहतर है। मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है पावर ट्रांसमिशन के लिए, वो रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में हम रेजिस्टेंस को एज ए यूटिलिटी लेते हैं, उसका रेजिस्टेंस को एज ए एप्लीकेशन यूज करते हैं। जैसे जब हमने करंट को लिमिट करना है, तो करंट को लिमिट करना है तो जैसे रोड में स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, जो गाड़ी की स्पीड को लिमिट करते हैं, तो वैसे करंट के फ्लो को लिमिट करने के लिए हमारे पास हम रेजिस्टेंस को एज ए टूल यूज करते हैं। तो वहां हम सर्किट में रेजिस्टेंस को एज ए टूल यूज करते हैं, और हमने देखा कि रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो क्या है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। और क्या बोला हमने इसको कि इसकी यूनिट क्या है? ओम। तो कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम रेजिस्टेंस डिजाइन किए हुए हैं हमने अलग अलग वैल्यू के। और करंट इसको रेजिस्टेंस को कैसे मेजर कर रहे हैं? रेजिस्टेंस की वैल्यू को ओम से मेजर कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस को हम ओम से मेजर कर रहे हैं ना। तो कितने ओम का रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर करंट की वैल्यू को लिमिट करने के लिए, वो डिपेंड करता है कि हम कितनी रेटिंग के करंट को लिमिट कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए लिमिट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने समझा कि रेजिस्टेंस को सीरीज में अरेंज कर दें तो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो हमने देखा कि जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो जो टोटल रेजिस्टेंस बनता है वो क्या बनता है? आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसके लिए हमने आपको एक चीज बताई थी कि हमें पता है सीरीज में जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा? सेम रहेगा, है ना। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अगर सीरीज में रेजिस्टेंस सेम है तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप बनेगी वो अलग बनेगी, क्योंकि हमें क्या पता है कि वोल्टेज ड्रॉप क्या है? I इंटू आर। तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप बनेगी वो अलग बनेगी, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप अलग बनेगी, V2, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप अलग बनेगी, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। करंट तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो जो टोटल, अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वो क्या आएगी? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V को लिख सकते हैं हम I इंटू आर टोटल, और यहाँ लिख सकते हैं I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। I कॉमन है, सब में कट गया, तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस है। इसी तरह से जब हम पैरेलल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पैरेलल के केस में क्या है? ये था हमारा सीरीज कनेक्शन ऑफ
रेजिस्टेंसेस। तो सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस हमने यहाँ देखा। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। अब अगर हम पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन में क्या देखेंगे हम? पहले तो पैरेलल बोलेंगे किसको? जहां करंट डिवाइड होगा उसको पैरेलल बोलेंगे। की बात करें, पैरेलल कनेक्शन में क्या है? करंट जब डिवाइड होगा, है ना, जब पैरेलल पैरेलल रेजिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो वहां क्या होगा? करंट डिवाइड होगा। तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस R1 ले लिया हमने, मान लो ये R2 ले लिया, ये R3 ले लिया। अच्छा, कल हमने एक चीज समझी थी, अगर मुझे सर्किट में करंट मेजर करना है तो करंट मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एमीटर। और कनेक्ट कहाँ करेंगे हम? सीरीज में या पैरेलल में? एमीटर को सीरीज में पैरेलल कनेक्ट करेंगे। और अगर वोल्टेज मेजर करनी है सर्किट की, और कहाँ कनेक्ट करेंगे? सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हमने समझा था कि क्योंकि करंट जो है सर्किट का सीरीज में बराबर रहेगा। जितना करंट फ्लो कर रहा है वो सारा का सारा करंट सीरीज में सेम रहेगा। तो अगर मान लो मुझे इस ब्रांच का करंट पता करना है, इस ब्रांच का करंट, तो हम एमीटर कहाँ जोड़ेंगे? इस ब्रांच में बीच में एमीटर जोड़ देंगे हम। अगर हमने इसका करंट मेजर करना है तो एमीटर को हम इस तरह से बीच में जोड़ देंगे। अगर हमने इस ब्रांच की वोल्टेज पता करनी है, इस ब्रांच की वोल्टेज, तो वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ेंगे? इस ब्रांच के कहीं भी पैरेलल में जोड़ दो, क्योंकि वोल्टेज क्या है? पैरेलल में हर जगह सेम है। तो अब अगर हम यहां देखें कि टोटल करंट यहाँ आई आ रहा है, इस ब्रांच में मान लो करंट I1 चला गया, यहाँ I2 चला गया, यहाँ I3 चला गया, तो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ अप्लाई करें यहाँ पर तो करंट, टोटल करंट कितना होगा? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। I1 कितना होगा? वोल्टेज अपॉन R1, वोल्टेज अपॉन R2, वोल्टेज अपॉन R3। तो सारी वोल्टेज सेम है, तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस टोटल मिलेगा हमें वो मिलेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हमने समझ लिए कि टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के केस में उसका अलजेब्रिक सम हो जाएगा, और पैरेलल में भी हम क्या करेंगे? इसको इस तरह से ऐड करेंगे। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ेगा और पैरेलल में रेजिस्टेंस घटेगा। टोटल रेजिस्टेंस हमेशा जो इन पैरेलल ब्रांचेज में सबसे छोटा, ध्यान से सुनना इस बात को, पैरेलल ब्रांचेज में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो जो टोटल रेजिस्टेंस ये आएगा वो उस सबसे छोटे रेजिस्टेंस से कम होगा। ठीक है, ठीक है ना? पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे पैरेलल में, तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा ना उससे कम वैल्यू आएगी। सीरीज में तो बढ़ेगा ना, प्लस, सीधे प्लस हो रहा है। पैरेलल में अगर तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है, 3 रेजिस्टेंस लिए ना मैंने यहाँ पर, तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है, मान लो 2 ओम के है, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो इनका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? 2 डिवाइड बाई, जैसे ये ले लिया ना मैंने, मान लो 2 है तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये जो R टोटल आया वो क्या आया? अब इसको हम फ्रैक्शन एडिशन में क्या करेंगे? इसका नीचे डिनोमिनेटर में 2 आएगा, ये 1/RT है, और ऊपर क्या होगा? ये ऐड हो जाएगा।
तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बना इसका। अब आर टी मैं इसको क्या करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा, आर टी ऊपर लेगा तो यहाँ भी रेसिप्रोकल होगा ना, 2/3। तो अगर यहाँ 1/RT था ना, 1/RT था ना, तो मैं आर टी निकाल रहा हूँ ना, तो मैंने इसको क्या किया, रेसिप्रोकल किया। अगर तो लेफ्ट साइड रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो राइट साइड भी क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा ना, तो 2/3। अब इसको कैलकुलेट करें तो कितनी आई इसकी वैल्यू, डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग आई ना, मतलब 2 से कम ही आई। तो हमेशा पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। और अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो जितनी ब्रांचेस है उतने से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये ट्रिक बन गया एक तरह से कि अगर पैरेलल ब्रांचेस में इक्वल रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, उसका जितनी ब्रांचेस है उतने से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो यहाँ 4 होता, 4 ओम 4 ओम 4 ओम, तो इसका आर टी क्या बनता, 4 + 4 + 4 डिवाइड बाई 3। उसको प्लस नहीं करना, ब्रांचेस को काउंट करना कितनी ब्रांचेस है, और जितना रेजिस्टेंस है 4 ओम है ना, क्योंकि सब में बराबर ही है, तो 4/3 वो उसका आंसर होगा। ठीक होगी बात। अब न्यूमेरिकल्स करते हैं सीरीज पैरेलल कनेक्शन के। वो कहाँ गई बुक, वो कल जो थी हमारे पास। अब इस टॉपिक जैसे आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया है, 2 resistors with resistances 5 ohm and 10 ohm respectively are to be connected to a battery of 6 volt। इसको मैं चलो वीडियो में दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है वीडियो में, तो इस क्वेश्चन को भी करना है हमने। क्या बोला कि 2 resistors with resistances 5 ohm and 10 ohm respectively are to be connected to a battery of 6 volt so as to, फर्स्ट केस है मिनिमम करंट। अब देखो, अब सीरीज या पैरेलल करना है वो अभी समझना है हमने, कि इसने पहला केस दिया मुझे कि क्या चाहिए, मिनिमम करंट चाहिए। तो मिनिमम करंट कब मिलेगा, हमें पता है कि करंट क्या होता है, V/R होता है। तो करंट की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब रेजिस्टेंस हाई होगा। तो ये क्या होगा, पता है ना, ये अगर कोई किसी रेशो को ज्यादा नंबर से डिवाइड करे तो इसमें कम कौन है और ज्यादा कौन है, 1/4 क्या है, ज्यादा है, और 1/8 क्या है, कम है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दूं तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब करंट जो है वो कम हो जाएगा रेजिस्टेंस को बढ़ाने पर। अब हमने क्या समझा, रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, सीरीज में कनेक्ट करें तब या पैरेलल में कनेक्ट करें तब, सीरीज में कनेक्ट करें। तो पहला केस हमने लिया कि 2 रेजिस्टेंसेस विद रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम रिस्पेक्टिवली आर टू बी कनेक्टेड टू ए बैटरी 6 वोल्ट। तो 2 रेजिस्टेंसेस ले लिए हमने, 5 ओम और 10 ओम। अब समझा रही बात, सीरीज में क्यों लिया मैंने इनको, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट केस दिया है कि मिनिमम करंट चाहिए। अरे करंट मिनिमम चाहिए, रेजिस्टेंस मिनिमम नहीं, करंट मिनिमम। ठीक समझाई बात। तो करंट मिनिमम चाहिए तो रेजिस्टेंस क्या चाहिए मुझे, मैक्सिमम। और रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, जब हम इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक ठीक, तो सीरीज में कनेक्ट किया और बैटरी है हमारी 6 वोल्ट, सर्किट में कनेक्ट किया तो बैटरी बोलेंगे इसको हम, ठीक है ना। हाँ एक सेल है, ठीक है, एक सेल की बैटरी है ऐसा बोल देंगे। ठीक हो गया। तो अब आई मिल जाएगा आपको, कैसे मिलेगा, 6 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है 15। इसको अगर सोल्व कर लें तो 2/5, और 2/5 को सोल्व कर लें तो 0.4 एम्पियर। तो मिनिमम करंट मिल गया आपको। अब दूसरा केस है, करंट क्या चाहिए मुझे, मैक्सिमम। तो करंट मैक्सिमम कब मिलेगा, जब रेजिस्टेंस हमारा मिनिमम होगा। मतलब मुझे आई मैक्स तब मिलेगा जब हमारा रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। और रेजिस्टेंस मिनिमम कब होता है, जब उसको
पैरेलल में कनेक्ट किया हो। तो एक रेजिस्टेंस ले लिया 5 ओम, दूसरा ले लिया 10 ओम और वोल्टेज ले ली 6 वोल्ट। 5 ओम 10 ओम 6 वोल्ट। तो आई मैक्स इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई, अब इसका रेजिस्टेंस क्या सीखा है हमने, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका 1 अपॉन आर टी 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10। 5 और 10 कैल्शियम कितना होगा 10, 5 टू ज़ा 1 और ये आ गया 1 अपॉन आर टी 3 अपॉन 10। तो आर टी कितना आया 10 बाई 3 इज इक्वल टू, वो बच्चे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। ये रेजिस्टेंस निकाला ना, अक्सर तो आप ऊट पटांगी पढ़ते हो हैं। अब इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पुट करूंगा ना, तब मिलेगा मुझे करंट। 3.3 को मैंने यहाँ पुट किया तो ये बन गया मेरा 60 डिवाइड बाई 33। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये मिला मुझे मैक्सिमम करंट। ठीक है, गलत तो नहीं किया मैंने, ठीक है ना। 3/3 आर टी आ गया 10/3। 15 मैक्सिमम 60 है ना। कितना आया, इसको सोल्व करके आया 1.73 एम्पियर। तो लगभग, तो जब मुझे मिनिमम करंट चाहिए था तो रेजिस्टेंस बढ़ा दिया हमने, 0.4 एम्पियर आया। मैक्सिमम चाहिए था, रेजिस्टेंस को कम कर दिया पैरेलल कर के, हो गया। अच्छा और देखते हैं कोई इससे कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा इसी तरह से अगले क्वेश्चन पेपर में है ये क्वेश्चन आपका, अगला सैंपल पेपर है ना, इसमें ये क्वेश्चन है, दिख रहा है स्क्रीन में पूरा आ रहा है। हाँ तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 resistors of 2 ohm 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel। अब यहाँ बोल रहा है हमें कि तीनों रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में है। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, फर्स्ट फाइंड करना है हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इक्विवेलेंट या आरटीए की बात है, टोटल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल में है सारे रेजिस्टेंसेस, तो कैसे आएगा 1 अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ आपको फ्रैक्शन एडिशन आना चाहिए, बस काम हो जाएगा। तो 2 3 6 कैल्शियम कितना आ गया 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 1 ओम। तो आर टी कितना आया, ये 1 अपॉन आर टी आया 1 ओम, तो 1 ओम आ गया आपका आर टी। ठीक है ना। दूसरा पूछा इसमें टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर टी। टोटल करंट पूछा ना,
टोटल करंट है ना, तो टोटल करंट मतलब टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज है यहाँ पर 6 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस है 6 एम्पियर। अब अगला टॉपिक समझते हैं और यह है हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? अगर किसी सर्किट को जिसका रेजिस्टेंस R है, वोल्टेज V अप्लाई हम कर रहे हैं, तो हमने क्या समझा कि वोल्टेज अप्लाई करने से करंट बनेगा उसमें। और ये करंट कैसे बनेगा? चार्ज फ्लो करेगा सर्किट में। तो मान लो वो जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो Q है, और चार्ज पर यूनिट टाइम हमें क्या देता है? करंट देता है। यहां पर पावर डेवलप हो रही है ना, तो वो जो पावर, ठीक है, तो ये जो पावर यहां पर यूज हो रही है इस इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो कितनी पावर यूज हो रही है? ये जो वर्क डन यहां पर हो रहा है, हमने क्या समझा था? वर्क डन होता है, वोल्टेज होती है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वोल्टेज होती है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है V इंटू क्यू, ऐसे लिख सकता हूं मैं। और जो पावर होती है वो होती है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम होता है पावर। तो अब इन रिलेशन को यहां अगर यूज करें तो पावर कितनी, इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करनी है मैंने, तो हमने क्या बोला कि पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन क्या है? V इंटू क्यू। तो W की जगह रख दिया हमने V इंटू क्यू, अपॉन आ गया टाइम। ठीक है, तो अब Q अपॉन T क्या होता है? I होता है। तो जो पावर है वो V इंटू I है। ठीक होगी बात? तो इतनी पावर कंज्यूम हो रही है इतनी वोल्टेज अप्लाई करने पर इतने रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, अब अगर हम ये रिलेशन यूज करें कि V इज इक्वल टू IR भी होता है, V की जगह मैं IR पुट कर दूं, तो इसको मैं I स्क्वायर R लिख सकता हूं, I स्क्वायर R। ये हीटिंग, इतना हीट, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना किसी पे, इसको पावर डिसिपेशन बोलते हैं। हीट की वजह से कितनी पावर डिसिपेट हो रही है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो इतनी पावर डिसिपेट हो रही है इलेक्ट्रिक सर्किट में, इतना करंट फ्लो करने पर इतने रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है ना? और इसकी यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। पावर की यूनिट होती है वॉट। और अगर किलोवाट होगा, वर्क की जूल होती है। वर्क और एनर्जी सेम होती है, वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। तो P आ गया I स्क्वायर R वॉट। ठीक होगी बात? अब अगर हम हीट की बात करें, हीटिंग इफेक्ट करना है ना हमने, इसको वोल्टेज भी बोलते हैं। किसी रेजिस्टेंस का कितना वोल्टेज, मतलब कितनी हीट उसमें डिसिपेट होगी, तो इतनी हीट I स्क्वायर R डिसिपेट होगी। अब अगर हीटिंग की बात करें, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होगा कि जितनी पावर इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो कर डिसिपेट हो रही है, कितने टाइम तक डिसिपेट हो रही है। ठीक है ना? और ये क्या है एक्चुअली में, अब इसी को देखो, तो W इज इक्वल टू PT आ गया ना। तो ये जो W है एक्चुअली में, ये PT क्या है? एनर्जी है। ये W नहीं है। अगर मैं पावर के साथ टाइम को मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो वो एनर्जी बनाता है, एनर्जी। ठीक है, तो अब इसकी जो यूनिट बनेगी वो जूल बनेगी, जी। अब P की जगह ये पुट कर दे अगर हम, तो ये बन गया I स्क्वायर R T, और इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब समझाया? ठीक है, अब इसके रिलेटेड है न्यूमेरिकल्स आपके। जैसे एक तो ये एग्जांपल ही आपकी NCERT में पोस्ट कर दिया क्या? देखो ये एग्जांपल दिख रहा है, एक तो ये एग्जांपल है आपकी NCERT का जो सॉल्व्ड है। तो ये सॉल्व्ड एग्जांपल
ठीक है ना। तो ये सोल्व्ड एग्जांपल क्या बता रहा है आपको, इसमें लिखा है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस। तो मान लो ये रेजिस्टेंस है 4 ओम रेजिस्टेंस है, और कितनी हीट प्रोड्यूस कर रही है 100 जूल। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। आपसे पूछा है कि V कितना है इसका, तो अब कौन सा रिलेशन यूज होगा, गिवन क्या है 100 जूल हीट प्रोड्यूस, ये दिया हुआ है आपको, H दिया हुआ है 100 जूल, तो H की जगह हम 100 जूल पुट कर लेंगे, यहां से करंट निकाल लेंगे। तो यहां से सुनो ध्यान से, अगर करंट निकालना पड़े यहां से, है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम I का स्क्वायर इज इक्वल टू H अपॉन RT। ये RT यहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, ये यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट। H कितना है 100, R कितना दिया है 4, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है आपको ईच सेकंड में पर सेकंड 1 सेकंड, तो अंडर रूट 25 का आंसर आ गया 5 एम्पियर। तो यहां से इस तरह से आया इसमें ना, करंट कितना आया 5 एम्पियर। और वोल्टेज पूछा है आपसे, वोल्टेज पूछा है, तो वोल्टेज का क्या रिलेशन है, V इज इक्वल टू आई आर। तो V क्या आ गया आपके पास I इंटू आर, मतलब 5 इंटू 4 20 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से और प्रैक्टिस करो। यहाँ अनसोल्व देखो, अब इससे आगे आपको दिया है यहाँ इसको ऐसे, अब इसी आपका कंप्यूट द हीट जनरेट, है ना, कंप्यूट द हीट जनरेट while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। तो अब हीट जनरेट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो कितनी हीट जनरेट होगी, मतलब हमने आई स्क्वायर आर इंटू टी, और क्या क्या दे के रखा है हमें, टाइम दे के रखा है 1 आवर, चार्ज दे के रखा है 96,000 कूलम। तो अब आपको पता है हीट इफेक्ट होता है आई स्क्वायर आर टी, है ना, तो करंट कहां से मिलेगा आपको, हमें पता है कि करंट क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम। कूलम 96,000 देके रखे हैं और टाइम है 1 आवर 3600 सेकेंड, है ना। हाँ जी बच्चे, ठीक, तो ये आ गया आपका 8/3 एम्पियर, इतना करंट है इसमें ना 1 आवर में। और वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट, तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ से V/I। V कितना है 50, I कितना है 8/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा 8 नीचे आ जाएगा, 150/8 ओम आ गया रेजिस्टेंस। अच्छा, ठीक, अब हीट कितनी प्रोड्यूस होगी आई स्क्वायर आर टी, आई की जगह आ गया 8/3 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस आ गया 150/8 इंटू टाइम आ गया 3600, एक 8 से एक 8 कट जाएगा, नीचे 9 रह गया, 9 4 36 हो गया। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आया 15 4 60, 15 4 60 ना, ये आ रहा है कैमरे में आ रहा है ये आ गया 15 4 60 और आगे 30, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 8, मतलब ये आ गया 8 6
48 और कितनी जीरो है आगे, 3 and 1 4 जीरो। यूनिट क्या लगेगी इसमें, हीट की सर जूल, ठीक है। और 3 जीरो है तो किलो लगा सकते हैं, 480 किलो जूल, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। किलो जूल में कहते हैं इसको भी। जहाँ 3 जीरो है ना वहाँ किलो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, अब इनको सोल्व करना है।